नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा के अंतिम पॉइंट की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यह कई मेंस में, कई राज्यों के मेंस में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे जानना तो बहुत ही अधिक ज़रूरी है। ये 6 नंबर और 15 नंबर दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो हम हड़प्पा के नगरीय प्रणाली के बारे में आज पढ़ेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हड़प्पा में उन्नत सड़क निर्माण प्रणाली थी, भवन निर्माण प्रणाली थी, जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। इसी के साथ साथ माप तौल, स्केल बाट और 16 के गुणन के खंडों में कई बाट प्राप्त हुए हमें। इसके साथ हम पढ़ते हैं हड़प्पा वासियों को धातु विज्ञान का भी उसकी भी जानकारी थी और अंत में हम पढ़ेंगे दुर्ग निर्माण प्रणाली। शुरुआत करते हैं हम अपने सड़क निर्माण प्रणाली से। तो सड़क मुख्यतः 3 तरह की होती थी। जिस तरह आज आधुनिक काल में भी सड़कें 3 तरह की होती हैं, उसी तरह तत्कालीन समय में भी सड़कें 3 प्रकार की होती थी। मुख्य सड़क, सहायक सड़क और गली। मुख्य सड़क जिसकी चौड़ाई होती थी 10.5 मीटर तक, सहायक सड़क जो कि 3.5 से 4 मीटर तक चौड़ा हुआ करता था, और साथ में अंत में होती थी गली जो कि 1.5 से 2.5 मीटर तक चौड़ी होती थी। यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय तथ्य ये है कि ये सभी ग्रिड सिस्टम पे आधारित थी, ग्रिड पद्धति। अब ग्रिड पद्धति क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि यह भी कई बार मेंस में पूछा जा चुका है। ग्रिड पद्धति यह पद्धति है जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी तक पेरिस और रोम की सड़कें भी इतनी उन्नत अवस्था में नहीं थी जितनी उन्नत अवस्था में हड़प्पा की नगरीय प्रणाली उस समय में थी, अर्थात ईसा के 2000 से 2500 वर्ष पूर्व में थी। तो कहा जा सकता है कि तत्कालीन समय में ये पहली नगरीय सभ्यता थी और उन्नत अवस्था में थी। तो ग्रिड पद्धति हम समझ चुके हैं, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटें, अर्थात जिस तरह आज की सड़कें हैं, चौराहा होता है, चारों तरफ की सड़कें आके मिलती हैं और 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो इस तरह ग्रिड पद्धति की शुरुआत हुई थी। दरवाजे और खिड़की याद रखने योग्य है, हड़प्पा काल में दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर नहीं खुलते थे। केवल इसका एक अपवाद है, वो है लोथल, जो कि हमारा व्यापारिक नगर था। तो हम देखते हैं कि दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर न खुलकर सड़क से पीछे की ओर खुलते थे, जबकि लोथल में सड़क की ओर खुलते थे। इसके साथ हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, भवन निर्माण प्रणाली। अब इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम ईंटों की बात कर लेते हैं। ईंटें भी आयताकार होती थी, आज की ही तरह ईंटें पकी हुई प्रयोग किया जाती थी और इनका जो अनुपात है वह 4:2:1 है, जो कि वर्तमान अनुपात से काफ़ी हद तक मेल खाती हैं। साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर विशाल स्नानागार पाया गया, जो कि एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। यह बहुत ही विशाल था, आयताकार था, 39 फीट लंबा, 8 फीट गहरा और 23 फीट चौड़ा था। और इसमें विशेष उल्लेखनीय है कि यह कभी कभार खोला जाता था, अर्थात धार्मिक आयोजनों पे। जिस तरह आज का हमारा हिंदूवादी समाज अपने पवित्र कुंडों को कभी कभी या किसी विशेष दिनों पर सार्वजनिक स्नान के लिए खोलते हैं। इसी तरह हम देखते हैं विशाल अन्नागार। कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो वह थी विशाल अन्नागार, जो कि सबसे बड़ा भवन कहा जा सकता है। इसकी लंबाई 45.72 मीटर और चौड़ाई 22.86 मीटर थी। साथ साथ यह 27 खंडों में विभक्त था। आप दोस्तों सोच सकते हैं कि यह उस टाइम में कितने अनुपम कलाकृति का उदाहरण हो सकता था, अर्थात वास्तुशिल्प भी बहुत अधिक जोरों पर था। तो इसके साथ हम देखते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि थी जल निकासी प्रणाली। हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की नालियाँ जो थी वह बहुत ही उन्नत किस्म की थी, आधुनिक नालियों से मेल खाती हैं और कहा जाए तो उनसे भी कई हद तक बेहतर हैं। यह नालियाँ प्रॉपर तरीके से ढकी हुई होती थी। समय समय पर इसमें सफाई करने के लिए कहीं कहीं दूरी पर टनल का उपयोग किया जाता था और साथ में यह नालियाँ जो थी वह शहर से दूर की ओर खुलती थी, अर्थात प्रदूषण का कोई झंझट ही नहीं होता था। अब हम देखते हैं हमारे चौथे पॉइंट की ओर, माप तौल व्यवस्था और स्केल और वाट। तो हम देखते हैं माप तौल में भी काफ़ी हद तक अगर हम जानें तो जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली पर काफ़ी हद तक डिपेंड थे, परंतु बाहर और विदेश में व्यापार करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली काफ़ी हद तक उपयोगी नहीं हुई थी। इसलिए मापतौल व्यवस्था को उपयोग में लाया गया।
यहाँ पर से हमें स्केल, वाट और सोलज के गुणर ये सब प्राप्त हुए हैं। हम देखते हैं कि कांसे का स्केल हड़प्पा में, सीप का स्केल मोहनजोदड़ो में, साथ साथ तांबे का स्केल मोहनजोदड़ो में और हाथी दांत का स्केल लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके साथ हम पढ़ते हैं हमारा अगले पॉइंट की ओर, जो कि है धातु विज्ञान। हम सभी जानते हैं कि हड़प्पावासी लोहे की खोज से अपरिचित थे, क्योंकि लोहे की खोज जो हुई या लोहे का प्रयोग जब चालू हुआ वह लगभग 1000 BC के लगभग हुआ है, जो कि वैदिक सभ्यता माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोहे के ज्ञान से ये अपरिचित थे, परंतु इनके धातु विज्ञान की टेक्नोलॉजी बहुत ही अधिक उन्नत थी। हम देख सकते हैं ये मिश्र धातु का निर्माण भी कर सकते थे, अर्थात तांबा और टिन के प्रयोग से यहाँ पर इन्होंने मिश्र धातु का निर्माण किया था, जो कि कांसा था। इसी कारण सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। साथ साथ हम देखते हैं कि महिलाएं और व्यापार जो भी था वह चांदी और सोना के लिए दोनों ही इन पर डिपेंड थे, अर्थात महिलाएं और युवतियाँ चांदी और सोने के आभूषण पहनना पसंद करती थी। साथ साथ विदेश से जो भी व्यापार होता था वह काफ़ी हद तक वस्तु विनिमय प्रणाली पे आश्रित ना होकर चांदी और सोने के रूप में होता था। शायद इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हम देखते हैं हमारे छठवें और आखिरी पॉइंट की ओर, जो है दुर्ग निर्माण प्रणाली। हम देखते हैं कि ऊपरी भाग को दुर्ग कहा जाता था, जबकि निचले भाग को निचला शहर कहा जाता था, जो कि या फिर टीला कहा जाता था। जो कि निचला शहर हुआ करता था वहाँ पर आम जन या सामान्य निवासी रहा करते थे, जबकि ऊपरी भाग जो था वहाँ पर जहाँ पर जैसे देख सकते हैं अपन विशाल स्नानागार या फिर महत्वपूर्ण जो भी चीज़ हुआ करती थी, या कहा जा सकता है आज के भाषा में कार्यालय टाइप, तो वो वहाँ पर संचालित हुआ करती थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर और 15 नंबर का सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले ग्रिड पद्धति, हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड पद्धति उपयोग की गई, या फिर ग्रिड पद्धति क्या है? तो सड़कें एक दूसरे को समानांतर समकोण पर काटती हैं, या जाल विन्यास पद्धति, इसे हिंदी में जाल विन्यास पद्धति कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ विशाल स्नानागार, अन्नागार, जल निकासी प्रणाली के बारे में पूछ सकता है प्री में, काफ़ी हद तक उन्नत थी। बाट और स्केल, इसके तो चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कांसे का स्केल कहाँ से प्राप्त हुआ, सीप और तांबे का स्केल कहाँ से प्राप्त हुआ, और अंत में इसको तो याद ही करना है कि हाथी दांत का स्केल कहाँ से प्राप्त हुआ। साथ साथ इसमें 16 का जो गुणज बोला गया है, अर्थात जैसा हम आज तक पढ़े हैं, आज़ाद भारत की ओर आते तक पढ़े हैं 16 आना होता था, वैसे ही 16 का गुणज का प्रयोग तत्कालीन समय में किया गया था। अर्थात हमने आज की यह व्यवस्था जो थी, या कुछ वर्षों पूर्व की यह व्यवस्था जो थी, वो तत्कालीन हड़प्पा समाज से ली थी। इसके साथ साथ लोहे का परिचय, तो लोहे का परिचय 1000 BC के लगभग हुआ था। यह बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है प्री के फैक्ट से। और कांसा क्या है? पहली बात तो ये है कि कांसा मिश्र धातु है और तांबा और टिन से कांसा बनाया जाता है। साथ साथ ये चांदी और सोने से परिचित थे। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन में पूछा सकता है हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किन धातुओं से परिचित नहीं थे। इनमें 4 ऑप्शन आ सकते हैं, चांदी, सोना, कांसा, और अंत में आ सकता है आपका लोहा। तो आपको याद रखना है लोहे से परिचित नहीं थे। साथ साथ ऊपरी भाग और निचली भाग को क्या कहा जाता था? तो ऊपरी भाग को दुर्ग कहा जाता था, निचले भाग को आप शहर कह सकते हैं या फिर टीला कहा जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और हड़प्पा की नगरीय प्रणाली का टॉपिक समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। नमस्कार।